हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग रिवीजन क्लास को करने वाले हैं हिंदी की पेडागोजी को। इसमें 50 क्वेश्चन है सीरीज में, ठीक है। और इन क्वेश्चन को जानबूझकर मैंने रिपीटेड क्वेश्चन को लगाया है, क्योंकि मेरा जो मकसद है यहाँ पर, जो एम है, आप लोगों को हिंदी पेडागोजी को बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवा देना है, ठीक है। और इनको क्वेश्चन को बार बार जब आपके सामने आएंगे तो आपको अपने आप कॉन्सेप्ट की याद ही हो जाएगी। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और सभी आए हुए PY क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप बस क्लास में आकर बैठ जाइए, जैसे कुमार गौरव सर करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करवा देते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी हिंदी पेडागोजी आज शुरू की है। इनको इतनी बार मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप जब क्लास खत्म होगी तब आप कहेंगे कि सर मज़ा आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन मुझे क्लास में ही कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ गई और याद हो गए। और मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा पहले, ठीक है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल वरदान होने वाली है। शायद ऐसा अभी तक किसी ने यूट्यूब पर पहली बार किया हो, ठीक है। हम लोग इसको करने वाले, बार बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन, और जिससे आपको तैयार हो जाए। मैं आपको हिंदी पेडागोजी के 251 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। देखें कहाँ से सीटेट में बाहर होकर जाता है पेडागोजी का क्वेश्चन। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जुड़े रहिए आप लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास लास्ट तक, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी हो जाएगी। पूरा इसमें सिलेबस कंप्लीट पेडागोजी है, ठीक है। कंप्लीट पेडागोजी से रिलेटेड है। अभी तो पहली सीरीज है, इसके बाद हम और भी क्लासेस लाएंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है इस सीरीज में। चलिए तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सभी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन इसमें होंगे। बस आप क्लास को देखिए आराम से। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। अब बताइए, जो बच्चे होते हैं हिंदी पेडागोजी, तो बच्चे कैसे अभिप्रेरित होंगे, बच्चे कैसे मोटिवेट होंगे? जिनकी योजना वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती। तो भाई सभी अपने काम से मोटिवेटेड होते हैं। अब मैंने बच्चों के लिए अगर कोई योजना बनाई है, प्लानिंग बनाई कि तुमको ये करना है, तो उससे वो मोटिवेट होने वाले नहीं है, ठीक है। जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण, इससे क्या मतलब, अध्यापक का मतलब है ना बच्चे को मोटिवेटेड होना है। तो जे भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा। हम सभी क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे कि कौन सा सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण हो, अच्छा, जिसकी योजना बच्चे द्वारा बनाई जाती है। देखिए कोई भी काम होता है, जिस काम की प्लानिंग हम अपने लिए करते हैं, हम अपने आप करते हैं, हम उस काम को बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को कोई गेम खेलना है, ठीक है, कुछ भी खेल खेलना है, तो या पढ़ाई करनी है, अगर बच्चे ने कह दिया कि सर जी या मैम, मैं आज आपको अपने आप से इसको करके दिखाऊंगा, मैं खुद इस होमवर्क को करूंगा, मैं खुद पढ़ाई करूंगा, तो उस काम को बच्चा बहुत मेहनत से करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, बच्चे उस काम से सबसे ज़्यादा कैसे होते हैं? मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन करने का मतलब हमारा यहाँ पर सीखना रहेगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, प्लीज बिलीव मी। सेकेंड क्वेश्चन, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा भाषा बच्चों में ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। अन्य जैविक कार्य, ये बात किसने की है बताइए? BF स्किनर, लेव वाइगोट्स्की, नोम चोम्स्की, जीन पियाजे। मतलब बच्चे में भाषा जो होती है उसी प्रकार से उपस्थित जैसे बच्चे में ठीक उसी तरीके जैसे कि अन्य जैविक कार्य, जैसे हम लोग अन्य काम अपने करते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। किसने कहा था? तो याद कर लीजिए, जो हमारे अंदर, जो बच्चों के अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है, जन्मजात होती है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, जन्मजात होती है हम लोगों में भाषा सीखने की क्षमता।
जन्मजात। और ये बात किसने कही थी? नोम चोम्स्की जी ने की थी। ठीक है, और इन्होंने एलईडी की संकल्पना दीजिए। क्वेश्चन बार बार आएगा आगे, अभी यहाँ पर समझ लीजिए। एलईडी क्या होता है? एलईडी होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। भाषा अधिग्रहण यंत्र, इस संकल्पना को किसने दिया था? नोम चोम्स्की ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोम चोम्स्की। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोम चोम्स्की जी इसका आंसर होगा। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन हमारा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आपको जो है प्राइमरी लेवल पर अपने स्टूडेंट्स का आकलन करना है, असेसमेंट करना है, तो आप ये 4 चीज़ें इनमें से किस पर आप फोकस करेंगे? औपचारिक सामूहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। औपचारिक परीक्षा है तो एनसीएफ डायरेक्ट मना करते हैं कि औपचारिक परीक्षाएं जो होंगी वो प्राथमिक स्तर पर नहीं होंगी। बी क्या है? एक अवधि में अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता हो। एनसीएफ में पास फेल, ठीक है, ग्रेडिंग सभी को मना किया गया है। आप ये काम प्राथमिक स्तर पर नहीं करेंगे, तो जे भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना, उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। अच्छा, डी क्या है? भाषा के अभ्यास में वृद्धि एवं विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य CW और गृह कार्य रूप से दत्त कार्य देना नहीं। ये तो असाइनमेंट देने की केवल बात हो रही। तो आप लोग बताइए, हम लोग टीचर ही बनने जा रहे हैं कि क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? कौन सा सही है? आंसर नंबर सी। शिक्षार्थियों की परफॉर्मेंस के बारे में जितनी भी जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन हो, उसको कलेक्ट करेंगे हम और उसको उनके जो माता पिता होंगे उनके साथ हम बताएंगे कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस क्या रही या क्या इसने कमी की, क्या क्या इस बच्चे में अच्छाइयाँ हैं। इस प्रकार से हम प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी लेवल पर असेसमेंट करेंगे। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। आ जाइए फोर्थ। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में अब बताइए क्या करें? सामाजिक अंतःक्रिया याद कर लीजिए। सामाजिक अंतःक्रिया से सीखने की बात किसने की है? सामाजिक अंतःक्रिया से सीखने की जो बात है वाइगोट्स्की जी ने की है। यहाँ पर लिख लीजिए सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। जब भी आगे कभी भी भविष्य में क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया वर्ड देखते ही कहना आंसर मार दो वाइगोट्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया मतलब होता है सोशल इंटरेक्शन, मतलब बातचीत करना, समाज में बोलना चलना, अंतःक्रिया। तो ध्यान कर लीजिए, सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसने की है? वाइगोट्स्की जी ने की है। अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे। अच्छा, बच्चे अकेले बैठे कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। अब देखिए अंतःक्रिया को मना किया गया है कि वो अंतःक्रिया ना करें। ठीक है, और जो कि सामाजिक अंतःक्रिया करनी है वाइगोट्स्की जी के अनुसार, और आप एक टीचर हैं लैंग्वेज के, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड, ऐसी पाठ्य योजनाएं बनाए जिनमें अंतःक्रिया से बचने, बचने का मतलब ही होता है यहाँ पे रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है अंतःक्रिया करने के लिए, बातचीत करने के लिए। चर्चाएं शामिल ना की जाएं, तो ये भी गलत हो गया। सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का प्रयोग करना नहीं। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दे सकता, चाहे कॉर्पोरल पनिशमेंट हो चाहे वो फिजिकल पनिशमेंट हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का पनिशमेंट। तो क्या बचा? डी बचा। डी हमारा सही होगा। जोड़े मतलब ग्रुप में, समूह में कार्य के लिए योजनाएं बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। देखो इसका आंसर मिल गया।
अंताक्रिया कर सकें, ऊपर है अंताक्रिया से सीखते हैं, सेम है। तो ये हमारा डी इज राइट ऑप्शन। तो डी हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्या है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अब नहीं वाले को ऐसे पहले सर्किल कर लिया करो। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो, सही नहीं है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए। अच्छा, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो। एक अच्छी पाठ्य सामग्री वह जो अच्छी खासी लंबी हो। अब इसमें बताइए सही कौन कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन विवादित रहा था सीटेट में, जो सीटेट अभी 2022 में हुआ था। तो इसके जो आंसर है, आयोग ने 2 आंसर माने हैं भी, इसमें 2 ही सही। सही कौन सा है, क्या आप बच्चों के लिए ऐसी पाठ्य सामग्री बनाएंगे जो बोझिल हो, बोरिंग हो, क्या वो उससे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो जो सही है, और क्योंकि ऊपर क्या है, नहीं है, तो इसलिए ये सही है। और एक अच्छी पाठ्य सामग्री वह होती है जो लंबी चौड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा वास्टी हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो। नहीं, प्राइमरी के बच्चे हैं, ठीक है, जूनियर के बच्चे, इनको बहुत ज़्यादा वास्टी आपको चीज़ें नहीं पढ़ानी। तो इसके 2 आंसर सही माने गए थे, ए और डी। तो ये बोझिल हो और अच्छी खासी लंबी हो, तो जो दोनों सही हैं, और सही हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कैसे बताने हैं, जो सही नहीं है। ठीक है, तो ए एंड डी इज आवर राइट ऑप्शन। देखिए 6th क्वेश्चन फिर आ गया, रिपीट हो गया। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होते हैं, विचार किसने दिया? देखिए यूनिवर्सल ग्रामर का प्रिंसिपल, यहाँ पर समझ लीजिए यूनिवर्सल ग्रामर का प्रिंसिपल क्या होता है। यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब सार्वभौमिक व्याकरण नियम, सार्वभौमिक, जो भौमिक, जो व्याकरण के नियम होते हैं, इसका मतलब जो होते हैं कि जितनी भी लैंग्वेज है, जो भी हैं, जो उनकी व्याकरण है, उस सभी के जो रूल है वो हमारे माइंड में ऑलरेडी से होते हैं, बस उनको हमको बाहर निकालना होता है। ऐसी बात किसने की है? इसको ये कहते प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। और ये बात किसने कही थी? इन्होंने ये कहा कि बच्चों के माइंड में एक डिवाइस होती है जिसके कारण वे भाषा सीख पाते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नाम चॉम्स्की, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएगा, नाम चॉम्स्की ने इसकी बात की है। अच्छा ये बताइए, आपको अपना नाम तो पता ही है, दूसरे का भी नाम पता है कि मेरा नाम राजू है, दूसरे का नाम संजय है, ठीक है, इसका नाम सीमा है, नाम तो पता है। अब केवल आपको ये बताना है कि नाम है तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो नाम को हम नाउन कहते हैं। ये बात केवल बतानी है, तो ये तो चीज़ें पता ही है। तो यही इन्होंने कहा था, बेसिकली किसने कहा था? नोम चॉम्स्की जी ने। ध्यान रखना आगे के लिए, यूनिवर्सल ग्रामर का प्रिंसिपल कितने। हाँ बता दें, अब ये चीज़ आपकी सीडीपी में भी पूछी जाती है, और हिंदी पेडागोजी पढ़ रहा है, इंग्लिश पेडागोजी में भी सेम है, क्योंकि बस वहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश पेडागोजी भी आपकी तैयार हो रही है, और सीडीपी भी तैयार हो रही है। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ें, आराम से सीखने पर ध्यान दें। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र जेडपीडी, जोड़ा प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात किसने की है? जेडपीडी, जोना प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात वाइगोट्स्की जी ने की है, ठीक है। और जो मैंने वाइगोट्स्की के ऊपर सेशन लिया है उसको आप देख कर आए सीडीबी में, तो मैंने इसको बहुत विस्तार से अच्छे प्रकार से समझाया है। चलिए यहाँ भी बताएंगे जेडपीडी क्या होता है। देखिए निम्नलिखित में से जेडपीडी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है? नहीं।
बच्चे के वास्तविक विकास और किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। भाषा में जो प्रभाव किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। दो, बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल का डेवलपमेंट होता है, देखिए ऐसे समझिए, सर्किल के माध्यम से ऐसे ही बनता है। यहाँ पर बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है। एक एक तो जो करंट लेवल है, जहाँ तक बच्चा अपने काम स्वयं कर सकता है, अपने आप सीख सकता है, पढ़ सकता है। तो ये तो हो गया वर्तमान स्तर, वास्तविक विकास। ठीक है, वास्तविक विकास ये हो गया हमारा। ये क्या है? संभावित विकास, जहाँ तक बच्चे का विकास हो सकता है। ठीक है, अब जहाँ पर वास्तविक विकास है और जहाँ तक विकास हो सकता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इसे ही कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। जोन का मतलब होता है स्पेस, ठीक है, एरिया। तो जो खाली जो स्थान है, ठीक है, इसको ही कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए आप सीटेट की बहुत सी चीजें अपने आप पढ़ सकते हैं, तो ये आपका कौन सा स्तर हो गया? वास्तविक विकास हो गया, वास्तविक स्तर है। और थोड़ी मदद मैंने आपकी कर दी, मैं कर रहा हूँ आपकी मदद की। मान लीजिए मैंने आपको हिंदी पेडागोजी करवा दी, तो एक तो दो स्तर हो गए। एक तो मेरी मदद से आप लोग सीख रहे हैं थोड़ा, और आपका भी जो अपना ज्ञान है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसे ही कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात किसने की है? वाइगोट्स्की जी ने की है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, आपको CDP में वाइगोट्स्की के ऊपर जो सेशन लिया है उसको देख कर आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर जो होगा, आंसर नंबर बी इज आवर राइट। 8, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश। लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब बताइए बोधगम्य निवेश क्या है? ये सभी लेटेस्ट के क्वेश्चन है। भाषा के अधिगम में बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, कहानी सुनने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, कक्षा की दीवारों और बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। अब बताइए आप क्या करेंगे? दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना, इसका बोधगम्य निवेश से कोई मतलब नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। कहानी सुनने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, बच्चे को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, बच्चे को ऐसे भाषा अवसर उपलब्ध जो उनकी भाषा के एक स्तर के ऊपर नहीं, एक स्तर ऊपर की बात नहीं करनी है। अभी प्राइमरी के बच्चे हैं, जूनियर के, अभी उनको बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। कहानी सुनने के माध्यम से जो कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे को सिखाने के लिए किसी भी चीज़ से। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कहानी कविताओं से बहुत अच्छी प्रकार से सीखते हैं और जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। जैसे वो हमने एक कहानी पढ़ी थी, कविता पढ़ते थे हम लोग। एक था राजा का बेटा, 2 दिन से था पलंग पर लेटा, 3 महात्मा देखने आए। तो उससे क्या है, बच्चे जो गिनतियाँ सीखते थे, ठीक है, उसी प्रकार से। तो इसे कहते हैं बोधगम्य निवेश। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए थोड़ी स्पीड कर लेते हैं। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया बच्चे भाषा सीखने के अनुकूलन एवं समायोजन का प्रयोग करते हैं? अब इसमें ये बात की गई है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि बच्चे जब भाषा सीखते हैं तो वो 2 काम करते हैं, अनुकूलन करते हैं और समायोजन करते हैं। तो अनुकूलन और समायोजन की बात ध्यान कर लीजिए, ये CDP का टॉपिक है। जीन पियाजे ने इन्हीं की बात की है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ भी है। बच्चे 2 प्रकार से भाषा का आयोजन मतलब करते हैं। समावेशन होता है एक होता है समावेशन, लिखते हैं यहाँ पर समावेशन। अब समावेशन के ही अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। समावेशन के 2 पार्ट हैं, एक होता है अनुकूलन, अनुकूलन, और एक होता है समायोजन। ठीक,
समावेशन को कहते हैं हम एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर अनुकूलन को कहते हैं एसिमिलेशन और समायोजन को कहते हैं हम एकमोडेशन। तो अब अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है जैसा जैसा मैंने बोला आपने सीख लिया, उसको एसिमिलेट कर लिया, अपने आप में समाहित कर लिया। आपने जो भी समाज में देखा सुना वो वैसा ही आपने अपने अंदर बिठा लिया, तो ये तो हो गया अनुकूलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेट करना। समायोजन क्या होता है? जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो आपके माइंड में है और जो मैंने आपको बोला, आपको बताया, तो आपने अपनी नॉलेज में एक चीज़ ऐड कर ली। जैसे आपने जीन पियाजे पढ़े हैं, तो को आज मैंने बता दिया कि भाषा से रिलेटेड जीन पियाजे ने अनुकूलन समायोजन की बात की, तो आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज में इस चीज़ को ऐड कर लिया। यहाँ पर ऐड आ जाए, ठीक है, ऐड माने जोड़ना, ऐड आ जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए चीज़ों को करने के लिए, तो वहाँ पर होता समायोजन। इसको जीन पियाजे में CDP का टॉपिक है, वहाँ पर इसको पढ़ा गया है, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन और समायोजन का प्रयोग करते हैं। ये बात किसने की है? जीन पियाजे। और नाम चॉम्स्की ने किसकी बात की है? ये लेडी की बात की है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यूनिवर्सल ग्रामर का प्रिंसिपल किसने दिया? नॉम चॉम्स्की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बने रहिए। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है? बताइए। आपको बिल्कुल बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना है। कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि, ग्रहणशील विधि, ग्रहणशील विधि, गतिविधि आधारित अधिगम विधि या अनुवाद विधि। तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि जो डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पर आपकी इंग्लिश पेडागोजी भी तैयार हो रही है और CDP तो हो ही रही है, और हिंदी पेडागोजी। तो डायरेक्ट जो मेथड होता है इसमें कोई भी यूज नहीं किया जाता है। किसका? मातृभाषा का। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है मातृभाषा में, ठीक है। प्रत्यक्ष मातृभाषा का प्रयोग कौन सी विधि में नहीं होता है? प्रत्यक्ष विधि में। आगे है कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है, उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? बताइए। कि लड़की है, ठीक है, तो वो अपना काम स्वयं से करती है, पढ़ती है, लिखती है, लेकिन उसकी मम्मी जो होती है वो थोड़ी उसकी हेल्प कर देती, बता देती हैं। तो वाइगोत्स्की जी ने उसकी हेल्प को क्या कहा है? क्या कह रहे हैं वाइगोत्स्की जी? तो वाइगोत्स्की जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। वाइगोत्स्की ने इस चीज को इसके फोल्डिंग कहा है, मदद करने को इसके फोल्डिंग कहा है। इसके फोल्डिंग, इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसके फोल्डिंग कहा है। ठीक है, हिंदी में इसको इसके फोल्डिंग ही कहते हैं। अब इसके फोल्डिंग का मतलब होता है मदद करना, थोड़ी सी हेल्प करना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं बैठे, आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा, आपने हमारी क्लास उठाई, या तो उसको देख लिया, या आप जो सीख रहे हैं मैंने आपको फिजिकली बता दिया कि भाई इसका आंसर ये होगा, ऐसे ऐसे करके सीख लो। मैंने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी। तो इस मदद को वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है? बस आपको ध्यान रखना है, इसको कहा है इसके फोल्डिंग। ये वर्ड आगे आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सहारा देना, मदद करना। तो इसमें ए इज आवर राइट ऑप्शन। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? अब आ जाइए भाषा अर्जन, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, ठीक है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसके लिए औपचारिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, बच्चे के सचेत प्रयासों से अर्जित की जाती है। भाषा अर्जन जो अपनी हम मातृभाषा होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, उसको हम क्या करते हैं? हमेशा अर्जित करते हैं। जैसे मेरी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी है, तो मैंने हिंदी भाषा को अर्जित कर लिया, अपने परिवेश से सीख लिया। मुझे किसी ने कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा जन्म हुआ और मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक बुक पकड़ा दी हिंदी की, लो बेटा इसको देख देख कर हिंदी सीखना, हिंदी बोलना। वो तो मैंने समाज से, सोशल इंटरेक्शन से
सीख ली भाषा। तो अधिगम और अर्जन में यही अंतर होता है। हिंदी पेडागोजी में हमने पढ़ाई भी है बहुत अच्छे से। जो अर्जन होता है वो प्रयास रहित होता है, उसमें प्रयास करना नहीं होता, हम लोग अपने आप से सीख जाते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? यह प्राकृतिक रूप से होता, स्वाभाविक रूप से होता, अपने आप होता है। तो ये इसका आंसर हो जाए आंसर नंबर ए। 13 रिपीट हो गया क्वेश्चन। निकटस्थ विकास क्षेत्र शब्दावली किससे रिलेटेड है? अब देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं। अब यहाँ पर पूछ लिया कि जो निकटस्थ विकास क्षेत्र मतलब जेडपीडी है, ये किसने दी है? ऊपर अभी हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो जेडपीडी है, जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, जो अभी हमने ऐसे पढ़ा था, ये दिया किसने था? इसका मतलब क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम, मनोविश्लेषी सिद्धांत। तो जो जेडपीडी है वो वाइगोट्स्की जी ने दी है। और वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, जेनेम ब्रूनर, ये सभी और जेबी वाटसन, ये सभी लोग कैसे हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब जो हमारे सीखना होता है उसको कौन कौन प्रभावित करते हैं? हमारी संस्कृति प्रभावित करती है, हमारा समाज प्रभावित करता है। तो इसमें पूछा कि ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा एक। आपको यहाँ पर देखिए ट्रिक लिख लीजिए, CSCL, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में लर्निंग, इसके ऐसे बना लीजिए ट्रिक। यस फॉर सोसाइटी, यस फॉर सोसाइटी, सी फॉर कल्चर, और एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लैंग्वेज। जहाँ पर ये तीनों चीजें मिल जाए इसका आंसर वाइगोट्स्की जी होगा। ये वाइगोट्स्की जी ने ही बात की। वाइगोट्स्की जी ने कहा कि जो बच्चे सीखते हैं वो सोसाइटी से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, अपने कल्चर से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं और भाषा से सीखते हैं। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस प्रकार से बिल्कुल एनालिसिस कर कर हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बार इसको टाइम लगा के पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, फिर आपके कोई भी क्वेश्चन गलत। अब ये बात मानकर चलिए कि तुम केवल हिंदी पेडागोजी में पढ़ रहे हैं, इसमें आप CDP भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पेडागोजी भी पढ़ रहे हैं, और EVS पेडागोजी में ये क्वेश्चन आते हैं, मैथ पेडागोजी में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सभी को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर जंप करते हैं। जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? मतलब जो बालक होता है 2 से 3 महीने का हो गया तो वो ऐसी आवाजें निकालने लगता है, ना ना ना, ना ना ना, ऐसे करने लगता है, ना ना ना, पा पा, मामा, ऐसे करने लगता है। तो इसको कहते हैं बबलिंग करना, ठीक है, बबलाना, बबलिंग करना इसको कहते हैं जब बच्चा हो जाता है लगभग 2 से 3 महीने का। तो इस प्रकार की जो साउंड निकालने लगता है, स्वर ध्वनियाँ निकालने लगता है, उसको बबलिंग कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बबलाना। 15 पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? जो जीन पियाजे हैं इन्होंने किस चीज की अंग माना है कि बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं? देखिए भाषा विकास पर आपको चार लोग मैंने पढ़ाए हैं। जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, BF स्किनर और नोम चॉम्स्की। अब पियाजे किसकी बात करते हैं? भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं ऐसा तो नहीं है, भाषा की भूमिका होती है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, नहीं, ये भी नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू भाषा विकास का अंग नहीं है। अच्छा, भाषा मात्र एक पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है, नहीं, ये तो बात गलत है। भाषा विकास का पहलू है, बिल्कुल है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। समग्र बौद्धिक सिद्धांत के अनुसार भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। भाषा एकमात्र पहलू है,
भाषा विकास का अंग नहीं है, भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ी रिसर्च करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है, गलत नहीं बताएंगे। सेखीबाजी करने के लिए हम इस पर रिसर्च करके आपको अच्छे से बता देंगे, क्योंकि इसके ऑप्शन जो होते हैं वो मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो आपको उनको किस तरह से हैंडल आउट करना है, आप जैसे किए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा, इसको देख कर बताएंगे। 15 को अभी आप छोड़ दीजिए। 16, चामस्की की मतलब नोम चोम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? सहजता योग्यता का मतलब होता है सहज योग्यता, जन्मजात योग्यता होती है हमारे अंदर, उसकी बात की गई है। किसकी आपके अंदर जन्मजात क्षमता है? ध्यान कीजिए। भाषा अर्जन उपकरण, भाषा अर्जन का उपकरण का मतलब है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, और उनके जो माइंड में नियम होते हैं वो पहले से ही होते हैं व्याकरण के। ये बात किसने की है? नोम चोम्स्की ने की है। तो भाषा अर्जन उपकरण, तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम, ये कुछ नहीं, इसका आंसर जो है आंसर नंबर ए, भाषा अर्जन उपकरण, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LAD इतनी बार आपको पढ़ेंगे याद आएगी कि जब आप सोएंगे तो आपको सपनों में याद आएगी, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो याद आती है, इसी प्रकार से ये आपको पेडागोजी याद आएगी। नीचे प्रथम भाषा अर्जन क्या है बताइए? फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? शिक्षार्थी के सचेत प्रयास, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि, प्रशिक्षण के द्वारा होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या आपको प्रयास करना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है प्रथम भाषा अर्जन के लिए? नहीं रहना पड़ता है। ध्यान कीजिए चैप्टर नंबर फर्स्ट भाषा का अर्जन एवं अधिगम, जो चैप्टर हमने पेडागोजी का फर्स्ट पढ़ा था उसमें डिफरेंस करके बताया था। एक तरफ था अधिगम और एक तरफ था भाषा का अर्जन, तो आप उसको देखिए चैप्टर को। तो जो अर्जन होता है इसके लिए हमें कोई प्रयास लगाना नहीं पड़ता है, सब आपकी कॉन्सेप्ट भी हो जाएगी, इससे पूरी पेडागोजी का रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्रथम भाषा के लिए क्या होता है? यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब अपने आप होती है, इसके लिए हमें कोई प्रयास लगाना नहीं पड़ता है। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन, प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। 18, नॉम चोम्स्की समर्थन करते हैं। नॉम चोम्स्की क्या करते हैं? बच्चे द्रुत गति से भाषा सीखते हैं। द्रुत गति का मतलब होता है स्पीड, तेजी से। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है, ठीक है, एक जैसा है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, मतलब सभी बच्चों में लघु भाषा का विकास एक ही साथ होता है। भाषा केवल सीखी जाती है, अर्जित नहीं की जाती। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी मातृभाषा को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, ना कि सीखते हैं सबसे पहले। तो नॉम चोम्स्की ने किसकी बात की है? LAD की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है। बच्चों के माइंड में सभी व्याकरण के नियम होते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। तो इसका मतलब यही था कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। वो किसी भी संस्कृति का बच्चा हो, कहीं पर हो, उनमें जो भाषा विकास का जो डेवलपमेंट होगा वो एक ही प्रकार से होगा। तो प्रतिरूप समान रहता, पैटर्न समान रहता है सभी संस्कृतियों में, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे USA का हो, कहीं का भी हो। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन, बी हमारा राइट हो जाएगा। आ जाइए BF स्किनर। स्किनर के अनुसार, अब इतना ही क्वेश्चन है। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। आप लोग लिख लीजिए, जो BF स्किनर है, स्किनर इनका पूरा नाम था BF स्किनर। स्किनर ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो भाषा कैसे सीखते हैं? वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो अनुकरण जहाँ पर मिल जाए वहाँ पर बिल्कुल मार दो आंसर, BF स्किनर। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। किसने बात की है? BF स्किनर ने बात की है। अब इसमें बी में देखिए भाषा अंतःक्रिया, अंतःक्रिया की बात किसने की है? वाइगोत्स्की जी ने की है।
अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था वाइगोट्स्की जी ने बाकी। ठीक है, तो अनुकरण के द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं, किसने बात की है? B.F. स्किनर। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है। 20, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? आपको प्राइमरी लेवल पर बच्चों को सिखाना है, तो आप इसमें से कौन सी चीज़ को उठाएंगे, किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे बच्चों को सिखाने के लिए? तो प्राइमरी लेवल पर जो कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, तो सबसे अच्छी प्रकार से बच्चे को यही सिखाती हैं, ये इंटरेस्टिंग होती हैं, बच्चों को आराम से सिखा सकती हैं। तो अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण की तो बात बहुत बाद में करेंगे, अभी नहीं। रोचक कहानियाँ, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग स्टोरीज, रोचक कहानियाँ। जुड़ पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। ठीक है, आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे इन 50 क्वेश्चन से ही। आ जाइए 21। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कब लिखती है? सलमा का ये लिखने का तरीका दर्शाता है, बताइए क्या दर्शाता है? एक सलमा नाम की लड़की है, अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपका नाम कार्तिका है, आप जो किताब है वो कतब लिख देती हैं, तो आपको ये लिखने का क्या तरीका है? इसके दो आंसर माने गए हैं। जब ये क्वेश्चन आया था 8 दिसंबर 2019 पेपर नंबर फर्स्ट में जब आया था, तब इसका जो आंसर माना गया था स्ववर्तनी आयोग ने माना था, सीटेट वालों ने ही। और जब इसमें आया था सीटेट 21 जनवरी, जब हुआ था जनवरी 2021 में हुआ था, तब जो इसका आंसर माना गया था वो माना गया था लापरवाही। ठीक है, तो आयोग के ही जब आंसर बदल जाते हैं तो हम लोगों के भी वैरी कर सकते, तो आप इसको ध्यान रखना। तो जो वो किताब को कतब लिखती है, तो एक तो उसकी स्वावर्तनी हो सकती है, ठीक है, या लापरवाही से वो लिखती हो, ऐसा लिखना किताब लिख डालती होगी किताब कतब। तो जो इसका आंसर है, तो इसके दो आंसर हैं, कौन कौन से हैं? बी एंड डी। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट कि ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे। आ जाइए 22। सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? अब रिपीटेड हो गए क्वेश्चन, बताइए। सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखने की बात किसने की है? स्किनर ने की है, पियाजे ने की है, वाइगोट्स्की जी ने की है, नोम चॉम्स्की जी ने की है। तो सोशल इंटरेक्शन से सीखने की बात जैसे माइंड में आ जाए, एक संग डट जाओ, अपनी ट्रिक याद करो, SCL, SC, ठीक है, और यल, इनको बाद में कर दो, सुप्रीम कोर्ट में लर्निंग, ऐसे प्रकार से याद कर लो वाइगोट्स्की। ठीक है, इसे आंसर मार दो वाइगोट्स्की। 23, हम भाषा के माध्यम से बताइए क्या क्या सीखते हैं? डॉट 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 और डॉट 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 भी करते हैं। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? सोचते हैं, विचार करते हैं, अनुभव महसूस करते हैं, चिंतन करते हैं, विचरण करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं। तो भाषा के माध्यम से आप कौन कौन सा काम करते हैं? तो भाषा के माध्यम से हम लोग सोचते हैं, भाई सोचने के लिए लैंग्वेज तो होनी चाहिए कि ऐसे हवा हवाई करते रहोगे। ठीक है, और आप किसी भी चीज़ को आपने मान लीजिए गद्यांत पढ़ा, कोई पद्यांत पढ़ा, कोई निबंध पढ़ा, तो आप उसको पढ़कर जो हमारी भावनाएं होती हैं, ठीक है, तो हम उसको महसूस भी करते हैं, फील करते हैं। अगर हमको लैंग्वेज आती है तभी तो हम ये कर पाएंगे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सोचते हैं और महसूस करते हैं। आगे 24, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा कितना बड़ा होना चाहिए? कितना बड़ा होना चाहिए? डॉट 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 से उसका नाता ना टूटे। किससे ना टूटे उसका नाता? सीटेट जनवरी 2021, व्याकरण सीखने, भाषा की परिभाषा, भाषा प्रयोग, व्याकरण रटने, नहीं रटना तो वही नहीं कुछ भी, तो ये तो ऐसे देखते हैं गलत हो गया। तो तीन बचे, अब तीन में बताइए, एक तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन। तो भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि इससे किसका नाता ना टूटे? भाषा प्रयोग, मतलब
आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, खूब सिखा रहे हैं, लगभग जूनियर तक का ही है, ठीक है। बच्चा या तो प्राइमरी लेवल का है, जूनियर लेवल का। अब आप इतना डीप चले गए, इतना उसको ग्रामर वगैरह इतनी चीज़ें परिभाषाएं याद कराने लगे कि वो भाषा का एक्चुअली प्रयोग करना ही भूल गया, ठीक है। प्रयोग नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, आप इतनी जो ज्ञानबाजी कर रहे हैं। तो आपको पढ़ाने के उस लेवल में रहता है, ठीक है, उस सर्किल के अंदर रहना है जहाँ तक बच्चा चीज़ों को सीखता रहे, समझता रहे और उन चीज़ों का प्रयोग कर सके। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, 25 और बचे हैं। चलिए हम लोग 25 ही आज क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बिल्कुल हमने लोगों ने अच्छे प्रकार से सीखा, तो इनको हम सेकेंड पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और इस पीडीएफ को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग कर लें, सीख लें, और ये क्लास ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको इसको अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। 25 तक ये रखते हैं, सेकेंड पार्ट में हम कर लेंगे। अब जितने क्वेश्चन पढ़े हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे है सीरीज, कि हमको कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।